जिस पार्टी को लालू प्रसाद ने 32% वोटों के साथ तेजस्वी यादव के हाथ में सौंपा था, वो तेजस्वी यादव आज उस स्थिति में है कि अपनी यात्रा छोड़ करके घर का मामला फरियाने के लिए तैयार होते हैं। उन्होंने सड़क पे खड़ा होकर के मीडिया के सामने चिल्ला के कहा था कि मुझे बालों से घसीटा गया है, पार्टी उनको लिख करके देती, इनकी सदस्यता समाप्त की जाए। तेज प्रताप यादव ने खुल करके यह बात कह दिया था कि संजय का प्रवेश तक वर्जित कर दिया गया था। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है महाभारत 2025, उसमें तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, लालू परिवार में महाभारत छिड़ गई है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आप इस चर्चा के अंत तक बने रहेंगे तो आप खुद समझ जाइएगा। रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर ऐसा बयान दे दिया है जिसको लेकर भूचाल आना तय माना जा रहा है। तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, हमारे साथ बाबा भी मौजूद है, तो बिना समय गवाए अब हम डायरेक्ट बाबा से बातचीत करेंगे। बाबा, लालू परिवार में महाभारत वाली स्थिति पैदा हो गई है, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप इस पर कुछ जानकारियां साझा करें। एक बार फिर से हम आपको उन सभी लोगों से क्षमा प्रार्थना के साथ हम इस एपिसोड को शुरू करेंगे। देखिए, हमारा किसी के भी परिवार पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं होता, ना हम परिवार के किसी मामले में दखलंदाजी करते हैं। लेकिन चूंकि ये पूरा का पूरा मामला चुनाव से जुड़ा हुआ है और बिहार में करीब 60-62 दिनों में चुनाव होने वाले, तो ऐसी स्थिति में ये खबर और ये विश्लेषण बहुत अहम हो जाता है। अहम इसलिए हो जाता है कि अगर आप किसी को भी दान दे रहे हैं या किसी को कुछ दे रहे हैं तो उस आदमी की नियति जानना जरूरी हो जाता है। आप मंदिर में क्यों दान करते हैं? मंदिर में इसलिए दान करते हैं कि वहां धर्म कर्म का कार्य होता है। आपके दिए गए दान से कई लोगों का पेट पाला जाएगा या कई लोगों को अच्छे काम किए जाएंगे, कई लोगों को सहयोग मिलेगा। हम जो चुनाव में वोट करते हैं वो इसलिए करते हैं कि एक अच्छी सरकार बने, और चूंकि राष्ट्रीय जनता दल बिहार का सबसे बड़ा विपक्षी दल है, 2020 में इस दल ने नंबर 1 के खिताब प्राप्त किए थे, सबसे अधिक लोगों ने वोट किया था। तो ऐसी स्थिति में अगर राष्ट्रीय जनता दल के साथ कुछ भी होता है, किसी भी तरह की कोई अमेंडमेंट होती है या कोई अच्छा बुरा होता है, तो उसका असर बिहार की राजनीति पे पड़ेगा और बिहार के 14 करोड़ लोग उससे प्रभावित होंगे। होता तो एक परिवार में ही है, लेकिन उसका असर पूरे बिहार पर होता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम आज के महाभारत 2025 में हम इस बात की चर्चा करें कि रोहिणी आचार्य ने जैसे शुरुआत की, उसके बाद से लगातार जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं उसमें कई ऐसे सेक्टर हैं जहां आप तक ये बात पहुंचाना बहुत जरूरी है। जो सामने नजर आ रहा है, जो रोहिणी आचार्य ट्वीट कर रही हैं, वो तो सबने पढ़ लिया, लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या है, ये कहानी की शुरुआत कहां से हुई और इस कहानी से आने वाले चुनाव में क्या असर पड़ेगा, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। यदि सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। आपने देखा होगा कि महाभारत का एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध में धर्म और अधर्म इसी की लड़ाई थी। जी बिल्कुल। एक तरफ धर्म खड़ा था, एक तरफ अधर्म खड़ा था। अधर्म इसलिए खड़ा था कि अधर्म ने धर्म के साथ न्याय नहीं किया था। पांडवों को उनकी जो मूल अधिकार था वो नहीं दिया गया था और संवैधानिक रूप से उनसे छीना गया था। कई लोग उसमें मुखदर्शी बने हुए थे और जिन जिन लोगों ने मुखदर्शक बन करके उस पूरे युद्ध में अपनी भूमिका निभाई थी, उन सभी को इस बात का अफसोस हुआ कि हमने राज सत्ता के साथ तो दिया, लेकिन धर्म से हम अलग हो गए। ऐसे में धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह का 2 नाम बहुत मजबूती के साथ आता है। इसके बाद गुरु द्रोण का भी नाम आता है, जिन्होंने इस सारी प्रक्रिया को अपनी आंखों से देखा और जिसका दंश भी उन्हें झेलना पड़ा। अब ऐसी स्थिति में ये जो महाभारत 2025 बिहार में होने जा रहा है और 60 दिनों के बाद ये युद्ध पूरे परवान पे होगा और एक नई सरकार आनी होगी, उससे पहले अगर लालू परिवार में और उनकी पार्टी में इस तरह की कोई भी प्रक्रिया होती है, प्रतिक्रिया आती है, तो उसके असर महागठबंधन भी पड़ेंगे। जो देखने को मिल रहा है कि आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने आजादी के बाद पहली बार 80 सालों के बाद पहली बार बैठक करना, पहली बार आ करके बिहार में वो बैठक कर रही है। इससे तेजस्वी यादव वंचित हैं। निश्चित रूप से अपने पार्टी के जनाधार को खोजती हुई कांग्रेस अब बिहार पहुंच गई है और बिहार में जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसको पता चल रहा है कि क्षेत्रीय दलों का, देखिए ऐसे तो क्षेत्रीय दलों को के बारे में अगर कुछ कहेंगे तो उनको लगेगा कि हम जाति कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट यही है कि जिस जिस जगह पे क्षेत्रीय दल हैं उनका अस्तित्व कुछ कालखंड के लिए ही रहा है। कांग्रेस आपने 2014 में कहा कि समाप्त हो गई,
क्या हुई समाप्त। जी। फिर 2019 के बाद आप देख 2024 लीजिए के कि चुनाव में 2024 में कांग्रेस ने बता कांग्रेस दिया है। फिर से बिल्कुल, खड़ा हो गई। बिल्कुल और ये स्थितियां तो होती है, दो सीटें जब भाजपा की थी जी, तो कहा गया था कि एक सीट थी, एक सीट तो कहा गया था एक आंख को आंख नहीं कहते हैं। आज वही भाजपा पिछले 3 चुनाव से 11 वर्षों से देश के शीर्ष सत्ता पर बैठी हुई है और कोई उसको हिला नहीं पा रहा है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कब किधर पासा पलट जाए कहना बड़ा मुश्किल होता है। खास करके ये राष्ट्रीय दलों के साथ होता है, जो स्थापित दल हैं, जिनकी अपनी आइडियोलॉजी है, जो लंबे समय से अपना प्रयास कर रहे हैं और जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। क्षेत्रीय दलों की जड़ें गहरी नहीं होती हैं। कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई टूट करके बना, कोई इसलिए बना कि उनको उनके अधिकार का नहीं मिल रहा था, तो उनका एक लिमिटेड दायरा है। राष्ट्रीय जनता दल भी ऐसी ही एक पार्टी है। 1990 में जब साझा विपक्ष था तो जनता दल बना था और जनता दल के नेता हुआ करते थे लालू प्रसाद। लेकिन जैसे सत्ता में आए, उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली, उन्हें लगा कि अब वो बिहार को अपने बदौलत चला सकते हैं, अब किसी की जरूरत नहीं है। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल बना लिया। आज वही राष्ट्रीय जनता दल उस मुहाने पर खड़ी है। खत्म करने की बात कही जा रही थी कि नीतीश कुमार समाप्त हो जाएंगे, नीतीश कुमार 2024 के चुनाव के बाद से नहीं बचेंगे, लेकिन उल्टी पड़ गई है। विवाद कहां फैला हुआ है। जिसको सबसे मजबूत पार्टी कहा जाता था, जिस पार्टी को लालू प्रसाद ने 32% वोटों के साथ तेजस्वी यादव के हाथ में सौंपा था, वो तेजस्वी यादव आज उस स्थिति में है कि अपनी यात्रा छोड़ करके घर का मामला फरियाने के लिए तैयार होते हैं। जब तेज प्रताप यादव वाले मामला सामने आया था, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं इस मामले की बात नहीं कर रहा, मैं उस मामले की बात कर रहा हूं जिस मामले में उनकी पत्नी को घर से बाहर निकालने की बात हुई थी। उन्होंने सड़क पे खड़ा होकर के मीडिया के सामने चिल्ला के कहा था कि मुझे बालों से घसीटा गया है, वगैरह वगैरह जो बातें आप ऐश्वर्या राय की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और पूरे परिवार ने मुखदर्शक बन करके सारा खेल देखा काम किया था। ये पूरी तरह से महाभारत से मिलता जुलता नहीं लग रहा है क्या? द्रौपदी के साथ जो हुआ था और सारे सभासद बैठ करके देख रहे थे, ये क्या था? उसका दंश क्या झेलना पड़ा? आपने महाभारत देखा, आपको महाभारत जैसा युद्ध देखना पड़ा। इसमें कितने निरीह लोगों की जान गई, लेकिन धर्म युद्ध था, इसलिए धर्म के युद्ध में सबको करना था। आज तेज प्रताप यादव, वही तेज प्रताप यादव जिनकी पत्नी के साथ हुआ, पत्नी घर से बाहर हो गई, आज तेज प्रताप भी घर से बाहर हो गए। तेज प्रताप पर भी जिस तरह के आरोप लगे और जिस तरह की बातें सामने आई, वो भी उनकी निजी जिंदगी को लेकर, जो राजनीतिक में मायने नहीं रखती। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर भी पूरा परिवार चुप रहा। जैसे ऐश्वर्या के मामले में चुप रहा, वैसे तेज प्रताप के मामले में चुप रहा। ठीक है, मान लिया जाए कि राजनीतिक रूप से ऐसा लगता था राष्ट्रीय जनता दल की तेज प्रताप के इस आचरण से पार्टी को दिक्कत हो रही है, पार्टी उनको लिख करके देती इनकी सदस्यता समाप्त की जाए, एक्शन तो यहां होना चाहिए था। लेकिन परिवार से जब निकाला गया तो ये उनके साथ थोड़ी ज्यादती हुई थी, क्योंकि परिवार से उससे लेना देना बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, उससे भी बड़ी बड़ी बातें हुई। जी बिल्कुल। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ जितने लोग मुख्य दर्शक बने थे, अब सबकी बारी आने शुरू हो गई है। एक बार मतलब इसमें एक और नाम तो बाबा जुड़ ही गया ना, अब लालू प्रसाद यादव के बेटे तो हैं ही, बेटियां भी इससे अछूती नहीं है, वो भी जोड़ रही हैं। देखिए, लालू प्रसाद ने जिस तरह से अपने परिवार, अपने बच्चों को, खास करके मुझे याद आता है मीसा भारती के बारे में, कि लालू प्रसाद जब पति पत्नी दोनों राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय थे, तो उनकी बेटी मीसा भारती, जो सबसे बड़ी बेटी थी, उन्होंने पूरे परिवार को संभालने का काम किया। सब भाई बहनों को उन्होंने संभाला। बिल्कुल, सभी भाई बहनों को उन्होंने संभाला, और संभालने के साथ साथ उन्होंने जो अपना एक नैतिक जिम्मेवारी उनकी होती है बड़ी बेटी होने का, उसका पूरा निर्वहन किया है। रोहिणी आचार्य का नाम आता है जब जब, तब तब आपको देखिएगा कि मीसा भारती का नाम जरूर आता है। बिल्कुल। रोहिणी आचार्य ने एक ऐसा काम किया जो एक बेटी बहुत सोच समझ के करती है, क्योंकि बेटी जब शादी हो जाता है तो पराई हो जाती है, उस पर अधिकार किसी और का हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी अपने पति से, अपने ससुराल के परिवार से पूछा नहीं पूछा, जो भी किया हो, लेकिन अपने पिता के प्रति जो फर्ज था बाकी के 8 बच्चों ने नहीं निभाया, वो रोहिणी ने निभाया। और मीसा भारती ने अपने पिता को जितना रोहिणी आचार्य, उतना ही ज्यादा मीसा भारती ने भी अपने माता और पिता के हर दुख सुख में साथ दिया है। आप जा करके देखिए, मैंने कहीं पढ़ा भी था, किसी ने लिखा भी है कि रोहिणी आचार्य जो है वो किडनी दी, एक बड़ा फैसला लिया, लेकिन मीसा भारती ने जो किया कि आज भी लालू प्रसाद का सेवा से लेकर के उनके स्वास्थ्य के एक एक चीज को जानना वो मीसा भारती करती हैं। और ऐसी स्थिति में परिवार में जिस तरह का एक माहौल बना है, उसका सीधा सीधा असर पार्टी पर पड़ रहा है। रोहिणी आचार्य ने एक चुनौती दे दी है। पहले तो रोहिणी आचार्य ने जो बातें की, जिस तरह से सब कुछ सामने आया, और उन्होंने कहा क्या कि तेजस्वी यादव को हमारे पिता ने गार्जियन बनाया है पार्टी का,
कस्टोडियन बनाया है, जी उनके हाथ में पार्टी का कमान दिया है। तो अधिकार यह है कि लालू प्रसाद अगर नहीं है तो उनकी कुर्सी पर बैठने का अधिकार तेजस्वी यादव को है। लेकिन तेजस्वी यादव की कुर्सी पर अगर कोई बैठ जाए तो तेज प्रताप यादव तो आज तक बहन होने के नाते तो बुरा तो लगेगा बाबा, बिल्कुल गलत लगा। क्या किया और उन्होंने जो बातें कही उस बात में कहीं से भी आप उनको गलती काट नहीं नहीं निकाल सकते, सकते, काट गलती नहीं नहीं निकाल सकते, बिल्कुल। सकते। ऐसी स्थिति में उन्होंने एक प्रोटोकॉल की बात की, एक संविधान की बात की, एक नियम की बात की, और उस नियम पर अगर कोई आपत्ति करता है या किस तरह की कोई बात होती है, पिछले लंबे समय से आपने देखा होगा कि संजय यादव को लेकर के चर्चाएं हो रही काफी हैं, चल रही बिल्कुल थी। बिल्कुल। सबसे पहले इसकी चर्चा जो है वो तेज प्रताप यादव ने ही शुरू किया था। इंटरनल बातें तो लोग कहते हैं कि तेज प्रताप यादव ने खुल करके यह बात कह दिया था कि संजय का प्रवेश तक वर्जित कर दिया गया था, और यही कारण था कि तेजस्वी यादव जो हैं राबड़ी आवास से निकल करके अपने आवास में चले गए थे, जो उनको सरकारी आवास अलॉट किया गया था। संजय यादव को वहीं रखा जाता था, राबड़ी आवास में उनका प्रवेश भी वर्जित था। लेकिन वही संजय यादव आज फिर से चर्चा में आ गए हैं। संजय यादव को तेजस्वी यादव ने क्या नहीं दिया। सही बात। मैंने पहले भी कहा था कि लालू प्रसाद की भी एक प्रकृति रही है, उन्होंने भी बहुत लोगों को बहुत कुछ दिया है, जो उनके इर्द गिर्द उनके लिए सेवा कभी किए हैं, उनको पारितोषिक दिया है। लेकिन संजय यादव ने पारितोषिक लेने के बाद जो रोहिणी कह रही हैं या जो तेज प्रताप ने कहा है, हो सकता है कि धीरे धीरे करके और भी लोग परिवार से निकल करके बाहर आए, क्योंकि एक आदमी की शुरुआत करती है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, धीरे धीरे करके सारे लोग सामने आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में रोहिणी ने जो चैलेंज दिया है, वो चैलेंज किसको दिया है वो तो सीधा सीधा नजर आ रहा है। भले ही वो नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन किसको इशारा कर रही हैं? इशारा उनका साफ है। इशारा ही काफी है। इससे पहले 2020 के चुनाव में मैंने एक एपिसोड किया था, मुझे पूरा याद आ रहा है। मैंने इस बात की चर्चा भी की थी कि जब तेजस्वी यादव के जीजा जी हमसे मिले थे तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी। उन्होंने स्पेशली हमसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी और हमसे मुलाकात हुई थी 2020 के चुनाव में। मैंने बहुत जो मेरा विश्लेषण था, उस विश्लेषण के आधार पर वो चाहते थे कि मैं बताऊं उनको कि आगे किस तरह की रणनीति है, और जो मैं कह रहा हूं कितना सच है या कितना उसमें झूठ है, मतलब या हमारी अपनी सोच है। मैंने पूरा जब डिटेल्स उनको दिया तो उन्होंने इस बात को एडमिट किया था उस समय। मैं इस बात का गवाह हूं, और वो अगर सुन रहे होंगे तो उनको भी पता है। मैं सार्वजनिक रूप से किसी भी तस्वीर को, आप देखिएगा किसी नेताओं के साथ अगर मेरी मुलाकात होती है तो मैं उस तस्वीर को साझा और लोगों की तरफ नहीं करता हूं। कभी कभी किसी ओकेजन में अगर तस्वीरें आ गई तो बात अलग है, वो भी मैं साझा नहीं करता हूं, बाकी के लोग साझा करते हैं, क्योंकि हमारा काम पत्रकारिता करना है, हमारा काम उनका फोटो लगा करके और अपने लिए कुछ ब्राउनी पॉइंट लेना नहीं है। जब मेरी बात हुई, चूंकि आज ये प्रसंग आ गया है, तो उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर जब मैंने उनसे बातचीत किया, जब मैंने नट सेल में सारी बात बताई, तो उन्होंने इस बात को एडमिट किया। अब कितना वो उस पर सोचे होंगे, विचारे होंगे, मैंने उसी समय कह दिया था कि 2 राउंड का चुनाव हो चुका है, अब आप यहां से ग्राफ गिर रहा है, संभाल सकते हैं तो संभाल लीजिए। मैंने वो कारण भी बताए थे क्यों ग्राफ गिर रहा है, किसके कारण गिर रहा है, क्या उसकी रणनीति रही है, ये सारी बातें मैंने बताया था। उसके बावजूद भी कई लोगों ने हमसे कहा भी था, उसके बाद संपर्क किया और कहा कि बाबा नहीं, यहां आप गलत हैं, हम सरकार बना रहे हैं। और यही मैंने देखा कि कई लोगों ने तो फोटो भी लगा लिया था कि अब हमारी सरकार आ रही है, अब हम दिखाएंगे कैसे क्या होता है, और 1 घंटे के बाद लोगों ने फोटो डिलीट भी किया था। मुझे वो भी याद है, सारा स्क्रीनशॉट रखा हुआ है, सारा स्क्रीनशॉट हमारी टीम ने उसको सहेज करके रखा है, मौका आएगा तो बात करेंगे हम। अब जो वर्तमान स्थिति है, पहले तेज प्रताप गलत हो सकते हैं, मान लिया मैंने सारा का सारा गलत है, नहीं भाई संजय यादव से बढ़िया उनका कोई उनको नहीं मिल सकता है। लेकिन आपको प्रशांत किशोर याद है ना जी, क्या हुआ था प्रशांत किशोर का? जब 2015 में संजय यादव राजद के लिए कर रहे थे तो प्रशांत किशोर जदयू के लिए कर रहे थे। आज प्रशांत किशोर कहाँ खड़े हैं? खुद अकेले खड़े हैं। उसी नीतीश कुमार को जिनके लिए उन्होंने रणनीति बनाई, उनको बता रहे हैं कि कमजोर हो गए हैं, उनके विरुद्ध चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्या संजय यादव नहीं कर सकते हैं क्या? इंतजार कीजिए ना। लोग कहते थे कि लालू प्रसाद, भगवान करे कि लालू प्रसाद लंबी उम्र हो उनकी, उनके जैसा राजनेता मैंने नहीं देखा है। मैं उनका बहुत इज्जत करता हूं, इसलिए इज्जत करता हूं कि उन्होंने बिहार की राजनीति में निश्चित रूप से एक माइलस्टोन खड़ा जरूर किया है, और इस माइलस्टोन के साथ साथ मैंने कई बार ऐसा देखा है कि परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन अब जो स्थिति उत्पन्न हो गई है उसमें जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, विवाद जो शुरू हुआ है वो कुछ अलग कहानी कह रहा है। और रोहिणी ने जब चैलेंज किया है तो एक बात आप मान के चलिएगा, मीसा भारती हो सकता है कि परिवार के सम्मान को लेकर इमोशनल हो जाती हैं वो, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, कारण कि माता पिता की तरह अपने भाइयों को, बहनों को उन्होंने सहेजा है,
तो हो सकता है कि परिवार की बात बाहर न जाए, और हर कोई चुप चाहता रहती है। हैं। उनके कई मामा से आप देखे होइएगा कि मीडिया जी, के लोग बात बिल्कुल। कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो निश्चित रूप से, जब जब लालू परिवार के करीब कोई बाहरी आया है तो परिवार की किरकिरी भी हुई है और परिवार में टूटा परेशानी भी है, हुई है। बिल्कुल। आज एक बार फिर से ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई है। अब देखना होगा कि ये कहां तक जाता है। रोहिणी आचार्य का ये जो ट्वीट है या ठीक है, जो जो उन्होंने पोस्ट सोशल उन्होंने मीडिया करके पर चैलेंज पोस्ट कर किया है, दिया है। इसके बाद से अब एक और विवाद शुरू हो चुका है, और इस विवाद में तेज प्रताप यादव का उनका सपोर्ट कर देना, जबकि राखी बांधने तक बहने नहीं गई थी, इतना ज्यादा लालू प्रसाद का लोगों ने उनके आदेश का पालन किया था। मैंने तब भी कहा था कि लालू प्रसाद अब तक जो नोटिस नहीं कर रहे थे लोग, वो आज लालू प्रसाद को आप देखती होंगी कि लालू प्रसाद से मिलने कई तस्वीरें सामने आती हैं। लालू प्रसाद मूकदर्शी की तरह चुपचाप बैठे सिर्फ उनकी एक फोटो अगर समझ लीजिए तो लालू प्रसाद, जीवित लालू प्रसाद एक फोटो की तरह हो गए हैं। उनके मुंह से आप कोई भी आवाज नहीं सुनिएगा। स्टेज पर कभी कभी जाते हैं तो एक बात उन्होंने खाली कहा है, लागल लागल झुलनिया में धाका। इसके अलावा उनके सामने आप देखिएगा टिकटाठी जाते हैं, मिलने जाता है, कोई प्रणाम करता है, बस कोई शांत बैठे रिएक्शन नहीं रहते होता हैं, है, बैठे रहते हैं। चुपचाप मूर्ति की तरह वो बैठे रहते हैं। आज रोहिणी आचार्य को लेकर के और जो भी सोशल मीडिया में चल रहा है कि उन्होंने किडनी नहीं दिया है, ये है वो है, ऐसे वैसे, कितने लोगों के पास प्रमाण है? सही बात, जिनके पास प्रमाण है वो ये बात वो करें। बात है। देखिए, चुनावी समय है और चुनाव में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन जिस तरह से धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह अगर न्याय के साथ होते, तो महाभारत नहीं हुई होती। राज सत्ता के साथ न होकर के अगर न्याय के साथ होते, धर्म के साथ होते, तो महाभारत इतना भयंकर नहीं होता और कौरवों को अपनी 100 सेना गंवानी नहीं पड़ती। जी। सीधी सी बात है कि इसको आप उसी तरह से जोड़ करके देख सकते हैं कि ये जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, ये भी एक तरह से महाभारत है, एक धर्म युद्ध है। राज सत्ता के लिए चीजें बदलती जरूर हैं, राज सत्ता के साथ लोग होते हैं और होना भी चाहिए, लेकिन न्याय और अन्याय, उचित अनुचित, इसका भान सबको होना चाहिए। वर्तमान परिस्थिति में राजद अगर ये कहती है, संवैधानिक पार्टी है, एक रजिस्टर्ड पार्टी है, राजद के साथ अगर कुछ भी होता है तो इसका असर बिहार के 14 करोड़ लोगों पे पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए हर किसी को इस मामले में अपनी सही राय जरूर देनी चाहिए और इस पर तवज्जो भी देनी चाहिए। हमारी तो राय यही है। बाकी चुनाव है, चुनावी प्रक्रिया में बहुत कुछ होता है, पक्ष विपक्ष होता है, लेकिन जिस तरह की स्थिति हो गई है वो साफ साफ बता रही है कि सब कुछ ओके नहीं है, उलझा हुआ है और सब कुछ ठीक नहीं है। धन्यवाद बाबा। तो देखिए, तमाम चर्चाएं हो रही थी और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर रोहिणी आचार्य ने सामने आकर के अब ओपन चैलेंज दे दिया, उन्होंने चुनौती दे दी है, जिस तरीके की बातें उनके खिलाफ हो रही थी, उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं इशारों में उन्होंने बता दिया है कि वो किसको लेकर के ये तमाम बातें कह रही है। अब देखने वाली बात तो ये होने वाली है इस पूरे मामले पर कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो अब तक चुप है, वही लाल प्रसाद यादव जिनको खुद रोहिणी आचार्य ने किडनी दे रखी है, उनकी लाडली बेटी कहलाती है, इस पर दोनों की तरफ से क्या कुछ बातें सामने आती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप,
जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।